बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नर्वस सिस्टम के पार्ट टू के अंदर हम आपको आज नर्वस सिस्टम के पार्ट टू में लेके चलते हैं। पार्ट वन के अंदर हमने नर्वस सिस्टम के बारे में ओवरव्यू लिया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसको हम सिस्टम क्यों कहते हैं और सिस्टम की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी। उसके बाद हमने आपको ये भी गोश्त गुजार कराया था कि रिसेप्टर्स और स्टिमुलस का क्या रोल है। साथ में हमने इसको भी डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, कहाँ मौजूद हैं और उनकी खुसूसियात क्या है। उसके अलावा हमने मजीद डिस्कस किया था कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। और उसके बाद हम ये देख रहे थे कि इसको लीड करती हैं दो किस्म की नर्व्स, एक सेंसरी और एक मोटर नर्व्स, और उनको लीड करती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये चीजें हम इस तरतीब से लेके चल रहे थे, और उसके बाद सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को हमने पार्ट वन में किया डिस्कस। आज नर्वस सिस्टम का पार्ट टू को हम डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर कुछ चीजें जो टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उसके अंदर सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि जो ब्रेन है उसको मेजरली तीन पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, वो पार्ट्स क्या हैं। उसके बाद लोब्स ऑफ ब्रेन को देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं और साइनेप्स क्या होता है, और उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स को देखेंगे। तो आइए पार्ट टू को हम थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं, और इसमें वो चीज़ों को हम खासतौर पर टच करेंगे जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नर्वस सिस्टम के पार्ट टू के अंदर सबसे पहले चीज़ हम ब्रेन को, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हम ब्रेन को तीन हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं। एक हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिसको हम कहते हैं कि मेजर पार्ट है ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो बेसिकली मेजर पार्ट है ब्रेन का। उसके बाद हम दूसरा पार्ट जो है उसको हम कहते हैं सेरिबेलम। इसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं, स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट जो है वो ब्रेन स्टेम है, जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं। ये तीन पार्ट के अंदर हम ब्रेन को डिवाइड कर रहे होते हैं, और इनकी अगर हम छोटी सी डेफिनेशन को देखें तो ब्रेन स्टेम जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ब्रेन स्टेम जो है वो बेसिकली लीड करता है ज्यादातर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे हमने पिछली दफा पढ़ा था, कि वो सिस्टम जिसके अंदर आपको कोई काबिज करने की जरूरत नहीं होती और ये सिस्टम खुद ब खुद ऑपरेट करता है, जिसके अंदर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हार्ट बीट है, आपका डाइजेशन है, ब्रीथिंग है, ब्लड प्रेशर है, वॉमिटिंग है, ये तमाम जो सिस्टम है, आप खाना खाते हैं और खाना जो आप निगलते हैं और स्वेलिंग उसका है और डाइजेशन है, ये तमाम जो है ब्रेन स्टेम के जरिए होते हैं। इसके अंदर आपको कुछ खुद नहीं करना पड़ता, आपको हार्ट के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है, आपको ब्लड प्रेशर के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है, आपको ब्रीथिंग के लिए कोई काविश नहीं करनी पड़ती। ये प्रोसेस वो है जो खुद ब खुद चल रहा होता है। ऐसी डाइजेशन का प्रोसेस भी खुद ब खुद चल रहा होता है। तो ये तमाम चीजें वो हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए चल रही होती है। उसके बाद सेकंड पार्ट को हम देख रहे थे, वो हमारे पास है, दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम जैसे हम बात कर रहे थे कि ये मेजर पार्ट है ब्रेन का, और इसके अंदर जो पार्ट कवर होते हैं वो ज्यादातर इंटेलिजेंस, जो आपका शऊर है, उसको ये बेसिकली कवर करती है, और पांचों हिस्स जो बेसिकली आपके पास हैं उनको ये कवर करती है, जिसके अंदर आप को सूंघने की हिस्स है, टेस्ट की हिस्स है, टच की हिस्स है। तो ये तमाम हिस्सें जो हैं आपके पास, देखने की आपकी हिस्स है, ये तमाम जो है वो सेरिबेलम के जरिए कवर होती हैं। तो इसके अंदर हमने वो तमाम चीजों को हम इसमें कवर करते हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास आता है वो दैट इज सेरिबेलम। थर्ड पार्ट जो हम पास आता है जिसको हम कहते हैं कि स्मॉल ब्रेन। और ये सेरिबेलम जो है बेसिकली ये बैलेंस के अंदर हम हमारे पास और हमारे पोस्चर्स को मेंटेन करने के काम आता है। तो अब ये पार्ट्स बताने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? ये पार्ट्स इसलिए बताने की जरूरत पेश आ रही है कि कौन सी चीज डिस्टर्ब होती है तो हमें ये पता चले कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है वो इफेक्ट हो रहा है। तो हमने ये तीन पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया है, एक तो ब्रेन स्टेम, एक सेरिबेलम और एक सेरिबैलम। आइए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर बेसिकली जो ब्रेन के पार्ट्स हैं इसको हम लोब्स में डिवाइड करते हैं। और बेसिकली जो लोब्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारे पास फ्रंटल लोब, दूसरा हमारे पास जो है पैराइटल लोब है, तीसरा हमारे पास जो है टेम्पोरल लोब है,
और फिर हमारे पास ऑक्यूपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल या ऑक्यूपिटल लोब, ये फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, ये तमाम के तमाम जैसे इस डायग्राम के अंदर जाहिर है कि फ्रंटल लोब हमारे पास सामने मौजूद है हमारे, और उसके बाद हमारे पास हम ये देखते हैं कि टेम्पोरल लोब जो है हमारे पास कनपट्टी के ऊपर, कान के ऊपर यहाँ पर मौजूद है। ऑक्सीपिटल लोब पीछे है और उसके बाद हमारे पास पैराइटल लोब आता है। आइए इनकी छोटी छोटी से फंक्शंस को देखते हैं और वो जो मेजर फंक्शंस हैं इन लोब्स के वो क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्रंटल लोब आता है। फ्रंटल लोब का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? इट इज कंसर्न विद द रीजनिंग एंड प्लानिंग। अच्छा, ये फ्रंटल लोब जो है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मास्टर लोब, ये तमाम लोब्स को भी कवर कर रहा होता है, और ये वो लोब है जो इंसान को जानवरों से डिस्टिंग्विश कर रहा होता है, मुनफरिद कर रहा होता है। तो ये सबसे पहली चीज जो है वो किस चीज में ही करती है कि ये रीजनिंग दे रही होती है, कि वजूहात बयान कर रहे होते हैं किसी भी चीज के कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। और फिर प्लानिंग के अंदर काम आता है फ्रंटल लोब। उसके अलावा स्पीच एंड मूवमेंट के अंदर काम आता है। उसके अलावा इमोशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है। और जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये डिफरेंशिएट करता है ह्यूमन को फ्रॉम लोअर एनिमल्स। तो जो कि इंसान जो है वह अशरफुल मखलूकात है, हायर एनिमल्स में आता है, और जो हमसे मुख्तलिफ जो एनिमल्स हैं उनसे डिस्टिंग्विश हमको कैसे करता है, उसकी जो वो फ्रंटल लोब है जो हमको इनसे मुख्तलिफ करता है। तो फ्रंटल लोब जो है वो बेसिकली रीजनिंग प्लानिंग में, स्पीच एंड मूवमेंट में, इमोशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और हमको डिफरेंशिएट करने में काम आता है इंसानों को दूसरे जानवरों से। उसके बाद सेकंड लोब जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड पैराइटल लोब। अच्छा, ये जो पैराइटल लोब है ये कंसर्न है विद द परसेप्शन एंड ऑफ स्टिमुलस। ये स्टिमुलाई जो भी मिल रहा है, स्टिमुलाई माने कोई भी चीज जो पहली चीज एक है आपके जहन में एक परसेप्शन है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्त्री आपके सामने रखी हुई है, आपके जहन में एक परसेप्शन जरूर होगा स्त्री का कि यह अक्सर जो है गर्म होती है, तो आप डायरेक्टली उसको हाथ नहीं लगाते, आप पहले उसको हल्का सा छू के देखते हैं, क्योंकि आपके जहन में एक परसेप्शन है, किसी ना किसी वक्त आपका हाथ जला होगा तो आपके जहन में एक परसेप्शन होगा कि ये गर्म होती है, तो आप उसको पहले हाथ लगा के देखते हैं कि वो गर्म तो नहीं है, और फिर आप उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो परसेप्शन हमारे पास चीजों का मुख्तलिफ है। ये परसेप्शन हमें कहाँ से मिलता है और इसका जो स्टिमुलाई है वो कैसे हमको मिलता है? तो सबसे पहले जो तरीका है वो कहाँ पर रिसीव होते हैं ये परसेप्शंस, तो वो हमारे पास जो सबसे पहला है वो है टच। टच का परसेप्शन हमें क्या मिलेगा कि हम किसी चीज को टच करते हैं तो हम देखते हैं कि हार्ड है कि सॉफ्ट है, हम ये देखते हैं कि गर्म है कि ठंडा है। हम जब किसी चीज को टच करते हैं तो वो हमें ये बताता है कि हमें इसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। उसके अलावा हम प्रेशर को देखते हैं कि किस चीज का कितना प्रेशर, हम जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है हमारी बॉडी के ऊपर, या हम किसी भी प्रेशर को कितना बियर कर सकते हैं, तो वो प्रेशर का जो परसेप्शन है वो भी और उसका जो स्टिमुलाई आ रहा है वो भी हमारे पैराइटल लोब्स के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर जो ज्यादातर है वो हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, ये भी पैराइटल लोब्स के अंदर मेंटेन होता है। और फिर पेन के परसेप्शन, किन किन चीजों से आपको पेन हो सकता है, तो आपके जहन के अंदर ये महफूज है कि इन तमाम चीजों से आपको पेन हो सकता है, तो हमारे जो परसेप्शंस के अंदर ये मौजूद है तो हम अक्सर उन चीजों को अवॉइड करते हैं। तो ये कहां पर मौजूद होता है? पैराइटल लोब के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था? फ्रंटल लोब। दूसरा हमारे पास क्या था? पैराइटल लोब। तीसरा हमारे पास जो आता है दैट इज कॉल्ड द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब बेसिकली क्या चीज है? दैट इज कंसर्न विद द परसेप्शन एंड द रिकग्निशन। पहला जो था वो हमने जो देखा था वो परसेप्शन एंड ऑफ स्टिमुलाई था, और अब हम देख रहे हैं कि परसेप्शन एंड रिकग्निशन, यानी कि एक चीज की परसेप्शन आपके जहन में कायम है और फिर आप उसको रिकॉग्नाइज भी करते हैं। ये टेम्पोरल लोब का कमाल है। अब जैसे इसकी आम सी मिसाल अगर आप लें तो इसके अंदर जो मेमोरी के अंदर आपके पास सेव है, बाज दफा ये होता है कि आप किसी खुशबू को जब आपके पास से गुजरती है, कोई खुशबू लगा के गुजरता है तो आप पहचान जाते हैं कि यार ये फला खुशबू लगा है। अब जैसे गुलाब की खुशबू है तो आपको पता चल जाता है, मोती की खुशबू है तो आपको पता चल जाता है, आपको किसी सालन की खुशबू आ जाती है पकने की तो आपको पता चल जाता है कि यार आज घर में शायद ये पक रहा है, क्योंकि ये परसेप्शन आ कहां से रहा है? ये आ रहा है रिकग्निशन से, कि आपके जहन के अंदर ये परसेप्शन मौजूद था। ठीक है, तो ये मेमोरी के अंदर मौजूद है।
अच्छा, ये जो टेम्पोरल लोब है, ये बेसिकली जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये परसेप्शन रिकग्निशन के अंदर काम आता है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑडिटरी स्टिमुलाई। अब ऑडिटरी स्टिमुलाई जो बेसिकली है वो हियरिंग में है। आपको कोई आवाज देता है तो आप पहचान जाते हैं कि किसने मुझे आवाज दी। आप किसी की आवाज सुनते हैं तो आप पहचान जाते हैं किसकी आवाज है। आपको जानवरों की आवाजों में भी मुख्तलिफ आवाजों की समझ में आती है कि शेर की आवाज क्या है, गीदड़ की आवाज क्या है, ठीक है ना, गधे की आवाज क्या है, घोड़े की आवाज क्या है। तो ये आपको ऑडिटरी स्टिमुलाई है जो हेयरिंग के अंदर आपके अंदर स्टोर हैं, और ये आपको बता रहे हैं कि ये किस किस्म की वॉइस आ रही है, और वो आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर हुए हैं। तो टेम्पोरल लोब का ये कमाल है। चौथे को हम देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब, जो कि बेसिकली विजन से कंसर्न है। विजन से क्या कंसर्न है कि देखने के अमल में जो हमारे लिए मददगार साबित। तो इसके बाद हमारे पास जो हम देखते हैं कि ये तमाम फंक्शन जो है वो किससे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं न्यूरॉन्स के जरिए। अब न्यूरॉन्स जो हमारे पास हैं वो अगर हम इसका क्लोज व्यू लें न्यूरॉन्स का कि कितने न्यूरॉन्स हमारे पास मौजूद होंगे, तो एक काउंटेबल सर्वे के मुताबिक 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो है वो एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। कितने मौजूद होते हैं? 100 बिलियन न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन्स जो हैं वो डिफरेंट जो बॉडी के सेल्स हैं, मैंने जैसे आपसे कहा था कि हार्ट के जो सेल्स हैं वो हार्ट को बना रहे हैं, जो स्किन के सेल्स हैं वो स्किन को बना रहे हैं, जो लंग्स के सेल हैं वो लंग्स को बना रहे हैं। तो हमारे नर्वस सिस्टम को जो सेल्स बना रहे हैं उसको हम कह रहे हैं न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम को बेसिकली बनाने के काम आ रहे हैं। तो these neurons are like other cells of the body with a membrane and nucleus and a specialized organelles। तो ये हमारे पास जैसे तमाम सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, जैसे तमाम सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जैसे तमाम सेल्स का स्पेशलाइज फंक्शन मौजूद होता है, इसी तरीके से न्यूरॉन्स जो हमारे नर्व सेल्स हैं इनका भी एक स्पेशलाइज फंक्शन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए न्यूरॉन का, टिपिकल न्यूरॉन का, तो ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में आते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स जो हैं ये दरख्त की शाखों की तरीके से निकले हुए होते हैं। बीच में हमारे न्यूक्लियस है, और इस पूरी बॉडी को हम कहते हैं सेल बॉडी। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल बॉडी। तो सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, और इसके साथ ये डेंड्राइट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास देखते हैं हम, ये लंबी सी रॉड जा रही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। अब ये इसके ऊपर जो चीज हमारे पास शीट चढ़ी हुई है दैट इज कॉल्ड माइलिन शीट, ठीक है। और इसके अंदर जो बेसिकली ये एक्सॉन जो है, इसके अंदर जो ये आपको गैप्स नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनोवर। और इसके अलावा ये हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल्स है जो एंड के अंदर हमारे नजर आ रहे हैं। तो ये एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। और इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को जब हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो हमारी समझ में इसके बाद हम इसको देखेंगे कि कैसे नर्व इम्पल्सेस जो है वो इसमें से ट्रांसमिट होती हैं, कैसे नर्व ये न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन से लगा हुआ होता है, किस तरीके से ये अपने फंक्शंस को अंजाम देता है, और किस तरीके से ये इम्पल्सेस को और मैसेजेस को न्यूरॉन जो है वो ट्रांसमिट करने में काम आता है। अब ये न्यूरॉन, जैसे मैं आपसे कह रहा था, वो दूसरे न्यूरॉन के साथ लगा हुआ होता है। तो ये क्या मिला हुआ होता है, बिल्कुल ज्वाइंट होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के दरमियान एक गैप होता है। इस गैप को हम कहते हैं साइनैप्स। तो साइनैप्स इज अ गैप बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन नर्व एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक एवरेज एक न्यूरॉन के अंदर 1000 साइनैप्स मौजूद होते हैं विद अदर न्यूरॉन्स। अब आप ये सोच लीजिए कि एक नर्व सेल है और उसके ऊपर 1000 साइनेप्सेस मौजूद है। यानी साइनेप्स क्या है? वो गैप है जो एक नर्व से दूसरे नर्व। इसका मतलब ये है कि एक नर्व जो है, एक न्यूरॉन जो है, वो बेसिकली 1000 मैसेजेस को एक वक्त में दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है। तो ये एक आदाद शुमार हैं जो आपको ये बताते हैं कि कितना सोफिस्टिकेटेड वर्क है, कितना डेलिकेट वर्क है जो नर्वस सिस्टम के अंदर चल रहा है। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स को देखें तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो साइनेप्स के जरिए किस तरीके से लगे हुए हैं, तो ये आप देखिए ये गैप है,
ये इसके अंदर ये गैप है, ये साइनेप्टिक गैप है, जिसके अंदर एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन से लगा हुआ है। एक न्यूरॉन जो है वो जब यहाँ पर लगा हुआ है तो इसके बीच में एक गैप कायम है, और इस गैप को हम जो कह रहे हैं वो साइनेप्स कह रहे हैं। अब इस साइनेप्स का क्या रोल होगा, इसको हम आगे चल के देखते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको मजीद स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ऊपर का टर्मिनल है इसको हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक एरिया। ये जो नीचे वाला टर्मिनल है दैट इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक एरिया। यहाँ से नर्व इंपल्सेस हमारे पास आती हैं, और ये जो है वेसिकल्स हैं, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे पास हैं, जो इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिस वक्त कोई मैसेज आता है तो ये वेसिकल्स बर्स्ट होते हैं, इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, और ये साइनेप्टिक एरिया के अंदर यहाँ पर गिरते हैं, और ये पोस्ट साइनेप्टिक एरिया के अंदर फिर एब्जॉर्ब होते हैं, और फिर ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। अब ये जो एरिया है, अब डिपेंड करता है कि किस किस्म का मैसेज आया है, किस किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। जिस किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा उस किस्म का एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक एरिया। क्लियर? तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किनका है? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रोल है इस बात का कि इंपल्स जनरेट की हो। अगर इंपल्स जनरेट नहीं होगी तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज नहीं होंगे, तो इंपल्स का जनरेशन सबसे पहले है, और उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर्स का। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स किस बला का नाम है? न्यूरोट्रांसमीटर्स हम क्यों कह रहे हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो बेसिकली सिंथेसाइज होते हैं। कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं? सेल बॉडी के अंदर। जो हमने स्ट्रक्चर देखा था नर्व का, न्यूरॉन का, उसकी सेल बॉडी के अंदर ये बेसिकली सिंथेसाइज होते हैं, ये बनते हैं और ट्रांसमिट होते हैं टू द नर्व टर्मिनल एंड स्टोर्ड इन द वेसिकल। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये गोल गोल, जैसे आप समझे, आपने वो अक्सर देखा होगा कि जब साबुन, बचपन में हम साबुन के झाग बना करके गुब्बारे बनाते थे और वो हवा में उड़ाते थे, उस किस्म के गोल गोल वेसिकल्स होते हैं, और उसके अंदर ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं, और ये फिर बर्स्ट होते हैं। तो इसमें से जब इम्पल्स आती है तो ये बर्स्ट होते हैं और अपने अंदर से न्यूरो ट्रांसमीटर्स को जो वेसिकल्स हैं ये रिलीज करते हैं। अब ये रिलीज फ्रॉम द वेसिकल इन रिस्पांस टू द नर्व स्टिमुलस, जैसे मैं आपसे कह रहा था, इनटू द साइनेप्टिक क्लैक्ट। अब साइनेप्टिक आपकी समझ में आ रहा है, ये वो एरिया है जो बेसिकली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान एक गैप है, जहां पर ये बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं। तो ये जो एक्ट है एट द रिसेप्टर्स ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स, द पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। अब प्री साइनेप्टिक से जो मैसेज आया उसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज हुए, और उन्होंने बेसिकली पोस्ट साइनेप्टिक एरिया के अंदर टर्मिनल में अपना एक्शन जनरेट किया। तो द केमिकल जो भी रिलीज हो रहे हैं यहाँ से में इनहिबिट और एक्साइट द न्यूरॉन। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि डिपेंड करता है कि किस किस्म का मैसेज आ रहा है। अगर मैसेज आएगा एक्साइट करने का तो अगली जो नर्व है वो एक्साइट हो जाएगी, न्यूरॉन जो है वो एक्साइट हो जाएगा। अगर मैसेज आ रहा है इनहिबिट करने का तो अगली जो मैसेज, जो इम्पल्स है जो ट्रांसमिट होगी, तो पोस्ट साइनेप्टिक एरिया के अंदर वो बेसिकली या तो इनहिबिट करेगी या एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज करेगी। ठीक है? तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं बेसिकली काम करते हैं, किस चीज के मोहताज है न्यूरोट्रांसमीटर्स मोहताज है सिर्फ एक चीज के, वो है इम्पल्स। और किस किस्म की इम्पल्स आ रही है उस किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दो किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं हमारे पास, जिसको हम खासतौर पर यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। और जो नर्व्स है हमारे पास दो किस्म की केमिकल्स को रिलीज करती हैं। एक कहलाती है एसिटाइलकोलिन and these are called cholinergic receptors. ठीक है? Other liberates non-adrenaline and these are called adrenergic receptors. ठीक है ना? तो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ये दो किस्म के रिसेप्टर्स हमारे पास रिलीज होते हैं। किसी भी चीज को आसान लफ्जों में करना हो तो उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। एक कर लीजिए कोलिन, ठीक है ना, और एड्रेनर्जिक। दूसरा है एड्रेनर्जिक। तो हमारे पास कॉलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे पास कहलाएंगे।
अब ये जो है उसके अलावा दो और भी सब्सटेंसेस हैं, अदर सब्सटेंसेस हैं जो कि रिलीज होते हैं और वो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं हमारे पास, और सेरिब्रल एक्टिविटीज जो ब्रेन के अंदर एक्टिविटीज हो रही है उनको लेके चल रहे होते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं कौन कौन से? इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो सबसे पहले हमारे पास एसिटाइलकोलिन है। एसिटाइलकोलिन किस काम आता है? ये मसल्स को कंट्रोल करने के काम आता है, ये मेमोरी के अंदर काम आता है, ये लर्निंग के अंदर काम आता है। उसके बाद हमारे पास डोपामीन है। डोपामीन हमारे प्लेजर को बढ़ाता है, हमारी मोटिवेशन को बढ़ाता है, हमारे रिवॉर्ड को बढ़ाता है। उसके बाद हमारे पास सेरोटोनिन है जो हमारे मूड को बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे इमोशंस को, हमारे जज्बात को कंट्रोल कर रहा होता है और हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास गाबा और ग्लाइसिन हमारे पास आते हैं। ये जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। अच्छा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से होते हैं? अभी तो हम देख रहे थे वो तो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो ट्रांसमीटर्स होते हैं बेसिकली जो इनहिबिट करते हैं, जो एक्शन पोटेंशियल को या तो कम करेंगे या उसको बिल्कुल इनहिबिट कर देंगे। तो अगर वो कम करेंगे तो क्या होगा? तो एक्साइटेशन कम होगी, अगली जो नर्व ट्रांसमिट हो रही है उसके अंदर एक्साइटेशन कम होगी। इसी तरीके से हमारे पास ग्लूटामेट और एस्पारेट हमारे पास हैं जो एक्साइटेशन कॉज करते हैं, ये भी लर्निंग और मेमोरी के या हाफजे को बढ़ाने के काम आते हैं। और नॉन एपिनेफ्रिन ये बेसिकली अलर्टनेस में, स्ट्रेस में और रेस्पॉन्स में काम आते हैं। उसके बाद एपिनेफ्रिन ये फाइट एंड फ्लाइट के अंदर काम आते हैं। एपिनेफ्रिन ज्यादातर फाइट एंड फ्लाइट के अंदर, जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा होता है या आप डरे हुए होते हैं या आप किसी जंग की हालत में होते हैं या किसी से कुश्ती में होते हैं या किसी से रेस में होते हैं, तो ये एपिनेफ्रिन का रिलीज बहुत ज्यादा होता है। और इसके बारे में ज्यादातर ये कहा जाता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा होता है। और सिंपैथेटिक जैसे नाम से जाहिर है कि ये सिंपैथी प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपको दौड़ने भागने में आपकी मदद कर रहा होता है। एंडोर्फिन्स बेसिकली ये पेन को रेगुलेट करते हैं ज्यादातर। और उसके अलावा ऑक्सीटोसिन हमारे पास ये सोशल बॉन्डिंग वगैरह में काम आते हैं। और इसके अंदर हम ज्यादातर ये देखते हैं कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उसकी जो बनावट है उसके अंदर बेसिकली ये खासतौर पर सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर भी खासतौर पर उसकी बनावट के अंदर ये काम आते हैं। और उसके बाद हिस्टामिन, ये हिस्टामिन जो है बेसिकली ज्यादातर हमारे पास स्लीप और एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह में और इन्फ्लेमेशन वगैरह में काम आते हैं। अक्सर मैंने देखा है ना कि हम एंटी हिस्टामिन वगैरह देते हैं लोगों को, एंटी एलर्जिक के तौर पर वो काम करती हैं और तो हिस्टामिन के रिलीज को रोका जाता है और उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं वो उससे कम होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास कौन कौन से हुए? एसिटाइलकोलिन हुए, डोपामीन हुए, सेरोटोनिन हुए, गाबा हुआ है जो गाबा और ग्लाइसिन जो इनहिबिटरी है, और उसके अलावा ग्लूटामेट है हमारे पास, और एस्पारेट है, नॉर एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, एंडोर्फिन्स है और ऑक्सीटोसिन है और हिस्टामिन्स है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर जिसकी हम बात कर रहे थे जो हमारे काम में ज्यादातर यहाँ पर आएंगे, आइए उनको थोड़ा सा देखते हैं। जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डोपामीन है। डोपामीन जो हमारे पास है ये किस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व होता है? ये ज्यादातर इन्वॉल्व होता है इन दी मूवमेंट, ठीक है ना, जो हमारी मूवमेंट हो रही है उसके अंदर ये सबसे ज्यादा इसका रोल है। उसके अलावा हम अटेंशन जो हम तवज्जो किसी तरफ देते हैं बहुत ज्यादा, उसमें डोपामीन का, अगर डोपामीन की कमी है तो हम बहुत ज्यादा अच्छी तरह तवज्जो से या हाजिर दिमागी से हम चीजों को नहीं सुन सकते। उसके अलावा इमोशंस, हमारे जज्बात को डोपामीन जो है वो कंट्रोल करता है। तो तीन चीजें मेन है, एक है मूवमेंट, एक है अटेंशन और एक है इमोशंस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज काबिल जिक्र है, वो ये कि अगर डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास पार्किंसन डिजीज कॉज हो जाती है, और अगर इसकी एक्सेसिस हो जाए तो शिजोफ्रेनिया कॉज हो जाता है। ठीक है, अभी हम जब डिजीज पार्ट पे आएंगे तो इनको भी हम देखेंगे कि पार्किंसन डिजीज क्या होती है और शिजोफ्रेनिया क्या होता है। तो आप, हमारे जो प्रोडक्ट मैनेजर हैं वो इंशाल्लाह आपको ये सब बताएंगे कि हमारे पास जो डेफिशिएंसीज है पार्किंसन डिजीज क्या कॉज कर रही है और शिजोफ्रेनिया में कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वो न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर में 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन या सेरोटोनिन जिसको हम कहते हैं, ये इन्वॉल्व है किसके अंदर? मूड के अंदर। ये आपके मूड को कंट्रोल करता है, आपकी भूख को कंट्रोल करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को कंट्रोल करता है, आपके जागने के अंदर जो अरोजल में आपके काम आता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए सेरोटोनिन की तो ज्यादातर लोगों में
डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन क्या है, इसको भी हम डिजीज पार्ट के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो इन्वॉल्व होता है अलर्टनेस के अंदर और एरोजल के अंदर, कि आपको जगाने के अंदर और आपको होशियार रहने में ये काम आता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये एसोसिएट करती है विद द डिप्रेशन। उसके अलावा हमारे पास एसिटाइलकोलिन है, जो बेसिकली मसल्स मूवमेंट में सबसे ज्यादा काम आता है। और इसके अंदर हमारे पास एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट आती है जिसको आप पढ़ेंगे, और उसमें खासतौर पर इसका रोल एसिटाइलकोलिन का बहुत ज्यादा है। और इसकी सिंथेसिस को भी हम देखेंगे वहां पर कि हम किस तरीके से इसको सिंथेसाइज कराते हैं, और एक्सोजीनस और एंडोजीनस सिंथेसिस किस तरीके से मुमकिन हो सकती है इसकी। उसके बाद ये लर्निंग एंड मेमोरी में भी काम आता है। और नर्व सेल जो डैमेज हो जाते हैं, न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो जाते हैं किसी वजह से, या वो जो है कि किसी वजह से वो इफेक्ट कर जाते हैं, तो उसकी रीबिल्डिंग में भी ये काम आता है। और अगर ये बेसिकली इसकी कमी अगर हो जाए तो अल्जाइमर डिजीज कॉज होती है। अल्जाइमर डिजीज अगेन क्या चीज है, इसको भी हम डिजीज पार्ट के अंदर देखेंगे। उसके बाद एंडोफिन्स हमारे पास जो है ये इन्वॉल्व होते हैं पेन के अंदर। और इसके जो मीटूज हैं जो हम रोजमर्रा में देखते हैं, उसमें हमारे पास हीरोइन और मॉर्फिन्स वगैरह आते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं बेसिकली जिसको हम देख रहे थे। और ये हमारे बेसिकली वो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे जिनको हम ज्यादातर पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट हमारे पास, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो सबसे इनहिबिट करता है, जो हमारे इम्पल्सिस को या एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट करता है या उसको स्लो डाउन करता है, वो है गाबा, गामा अमाइनो बुटारिक एसिड। ये हमारे पास बेसिकली गाबा जो है वो इज थॉट टू बी मेडिएटेड एज एन इनहिबिटरी इफेक्ट by stabilizing the post-synaptic membrane and thereby not allowing the impulses to pass or excitation of the cell। तो ये करता क्या गाबा, ये एक्साइटेशन को कम करता है। जब एक्साइटेशन कम होगी तो क्या होगा कि जो आप जज्बाती हो रहे थे या आपके अंदर मजीद जो आपके जज्बात भड़क रहे थे किसी भी चीज के लिए, तो वो कूल डाउन हो जाते हैं, आपकी तबीयत सेटल डाउन हो जाती है, आपके मूड थोड़े से रिलैक्स कर जाते हैं। और ये स्लीपिंग पैटर्न्स के अंदर भी बहुत ज्यादा होता है कि जिस वक्त आप रिलैक्स होते हैं तो आपको नींद भी अच्छी आती है, आप चीजों के अंदर होती हैं। तो गाबा या तो दो काम करता है, या तो ये जो एक्साइटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं या एक्शन पोटेंशियल्स हैं उसको बिल्कुल कट ऑफ कर देता है, या फिर ये जो है उसको इनहिबिट करता है, उसको स्लो डाउन करता है। तो गाबा जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट रखता है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो नर्व सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, अगर न्यूरॉन्स हमारे पास इंजर्ड हो जाए, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जहन में रखनी चाहिए। एक ये है कि न्यूरॉन किसी भी वजह से इंजर्ड हो जाए, बिलफर्ज अगर कोई वायरल अटैक हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई सर्जरी के अंदर किसी किस्म की इंजरी आ जाए, तो उसकी रीजनरेशन जो है वो हो जाती है, बशर्ते वो भी टूटे ना, ठीक है ना, ब्रेक ना। तो रिकवरी बिगिंस अबाउट थर्ड वीक ऑफ फुल रिकवरी में टेक 3 to 6 month। अब देखिए 3 हफ्ते के अंदर इसकी रिकवरी शुरू हो जाती है किसी भी नर्व सेल से, ठीक है ना। अब हमारे पास एक काम है, अगर हम कोई दवा नहीं लेते और कुछ नहीं करते तो उसकी रिकवरी जो है वो तीसरे हफ्ते में शुरू होती है, और वो कितना दिन ले सकती है टाइम, 3 से 6 महीने का। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपने जहन में बिठानी है वो ये है कि हमारे पास बाद ऐसी मेडिकेशन आती है, और हम खुद मेडिशोर ऐसी मेडिसिन में डील करता है जिसके अंदर बेसिकली हम जिस वक्त 3 हफ्ते का हम इंतजार क्यों करें, हम उसको आज अगर हमें ये पता चलता है कि हमारी जो नर्व सेल है वो इंजर्ड हुआ है, तो हम उसकी रिकवरी आज से शुरू कर सकते हैं, हम वो मेडिसिन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो रिकवरी फेज जो 3 हफ्ते बाद शुरू होने वाला था वो आज से शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर जो बेसिकली अमल होता है, जो हम जैसे मैं आपसे कह रहा था कि माइलिनेशन में अगर एज अर्ली एज 2 to 3rd वीक, तो कम से कम भी अगर है तो 2 से 3 हफ्तों के अंदर माइलिनेशन का अमल शुरू होता है। यानी अगर माइलिन शीट जो है हमारे पास किसी वजह से डैमेज हो जाए, किसी वजह से रैप्चर हो जाए, किसी वजह से डीजनरेट हो जाए, तो उसका जो अमल है वो 2 से 3 हफ्ते में शुरू होता है। लेकिन हम मेडिशोर फार्मा ऐसी मेडिसिन के अंदर हम मार्केट में प्रमोट करते हैं कि जो इस अमल को पोटेंशिएट कर सकती है और 2 से 3 हफ्ते इंतजार करने की जहमत से बचा सकती है। तो ये जो सेकंड पार्ट हमने नर्व सिस्टम का देखा, इसके अंदर हमने देखा कि नर्व ब्रेन को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते थे। उसके बाद हमने लोब्स को देखा, ब्रेन के 4 लोब्स को हमने देखा, और फिर हमने उसके थोड़े से फंक्शंस को देखा। फिर हमने देखा कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, और न्यूरॉन्स जो है उसका स्ट्रक्चर हमने देखा कि वो किस किस्म का एक आइडियल स्ट्रक्चर है और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। और फिर हमने देखा कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मिला हुआ नहीं होता, बल्कि उनके बीच में गैप होता है, उसको हम साइनैप्स कहते हैं। और इन गैप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं,
उनको हमने देखा और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या फंक्शन है उसको हमने ओवरव्यू किया कि जो मेजर फंक्शन है क्या है। इसमें दो किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने देखे, एक इनहिबिटरी और एक एक्साइटरी। जो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो कौन कौन से हमने देखे, और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसको हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो नर्व सेल्स हैं उसकी रीजनरेशन जो है वो कुदरती तौर पे कैसे होती है, और अगर हम कोई एक्सोजीनस कोई मेडिसिन देते हैं और कोई प्रोसेस को शुरू कराते हैं, मेडिकेशन करते हैं, तो वो किस तरह हेल्प आउट कर सकती है न्यू नर्व सेल की रीजनरेशन के अंदर। तो यकीनन इसमें कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ इनबॉक्स कीजिए। बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का। थैंक यू वेरी मच।